ऑफ द इजीएस्ट वेज टू थ्राइव इनटू द यूएस। सिर्फ आपको एक बिजनेस प्लान देना है कि मैं ये आकर के कर सकता हूँ, ये जॉब्स क्रिएट करूँगा, ये फाइनेंशियल होंगे और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि आप एक ऐसी कंट्री के सिटीजन होना चाहिए जो कि ट्रीटी क्या जो है वो जिसका साइन हुआ हो यूएस के साथ। एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग थोड़ा सा कंसिडर लोगों को करना चाहिए, वो ये है कि आपके प्रोफाइल से रेलेवेंसी भी बहरहाल होना ज़रूरी है। राइट, सो रिफ्यूज़ल का सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आता है और एक पिटफॉल होता है, लोग नहीं उसको पकड़ में रखते और नहीं उसके ऊपर फोकस करते, और वो बिजनेस प्लान ही है एक्चुअली देखा जाए तो। Hello, everyone, and welcome to our very special episode of our 5-episode series of Immigration Talk. And I'm your host, Ikra Parvez, and I cannot be more excited to actually welcome you all in this very special series, which is going to be full of immigration talks, and we'll definitely dive deep into the world of immigration. So if I talk about this series, as I've just mentioned कि इस series में हम लोग overall immigration से related discussion करेंगे. We'll talk about all the complex visa categories. We'll be talking about all the pressing questions, and would definitely love to come up with the expert advices and their insights of all the market leaders. So if I talk about the topic that we'll be talking about and we'll be discussing today, so it's USA E2 visa, and for that topic, I would definitely like to welcome our guest as well. So let's welcome none other than Mr. Abu Bakr Adil we have. So Abu Bakr, first of all, thank you very much. It's a pleasure to have you here all the way. Thank you very much. It's great to be here once again. Actually, once again, like Exactly. since then, once again. So, Abu Bakr, as I've just mentioned, the topic that we are actually going to talk on, it's E2 visa, and it's the most emerging and most popular visa at the moment. And to some extent, to लोगों को पता है that this visa is for the investors, for the businessmen and all. But obviously, I would like कि हम इस topic के हवाले से इन डिटेल डिस्कशन करें, जिसमें हम ओवरऑल क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं फैमिली से लेके ओवरऑल फाइनेंसेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सो डेफिनेटली आई वांट कि हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिग डाउन करें ऑल द वे. सो लेट्स बिगिन. पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस E2 वीज़ा इज़. परफेक्ट, बड़ा अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया, और वो जो एक आपने शुरुआत से बात की कि हम साथ हैं और काफ़ी वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग वे तो आज हम ये एक बड़ा स्पेशल सीज़न रिकॉर्ड कर रहे हैं इमिग्रेशन टॉक का. थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, हमारे नाज़रीन को पता है इन एपिसोड सीरीज़ में, क्योंकि काम में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और ये एक वो कंपनी है कि जहाँ पर सीनियर्स भी बड़े इन्वॉल्व रहते हैं. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मीडिया अपेयरेंसेस ही हों, हमें केसेस में भी उतना ही काम करना पड़ता है, तो वो गैप आ जाता है. बट वेरी एक्साइटेड, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि ये हम 5 एपिसोड सीरीज़ कर रहे हैं. और E2 वीज़ा जो है, आपने बड़ा सही फरमाया, इमर्जिंग वीज़ा है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इस वक्त उन हजरात के लिए ख़ास तौर पे जो शायद बाकी प्रोग्राम्स में क्वालिफिकेशंस के चक्करों में और बाकी चीज़ों के चक्करों में फंस जाते हैं. तो इस प्रोग्राम में आपको एज सच जो है वो वाले फेजेस से नहीं गुजरना कि जहाँ पर आइल्स देना पड़े या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो. ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट मांगता है एक्चुअली. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप यूएस की मार्केट को जाकर एक्सप्लोर करें और अपना बिजनेस खड़ा करें, तो और यूएस की रेजिडेंसी भी आप चाहते हैं, तो नेचुरली ये वीज़ा आपके लिए हो सकता है. एंड इट इज़ आइडियली फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, समवन हु इज़ फ्रेशी एज वेल, वो भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज के जज्बा है आपके पास यूएस में काम करने का, क्योंकि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है. तो इसलिए बहुत कम होता है कि कोई कामयाब ना हो अगर आपके पास रोड मैप प्रॉपर है. तो वो हम आज सारा रोड मैप डिस्कस करेंगे. एंड अगर हम बात करें कि किन लोगों के लिए, तो स्ट्रेट अवे ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, और वो हजरात जो बिजनेस नहीं भी किए हुए प्रीवियसली वो भी कर सकते हैं. एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं. और अगर आप एक मेयरली इन्वेस्टर हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो सरमाया है वो अच्छी जगह पर लगे और उसका ग्रेटर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको मिले और साथ में यूएस की रेजिडेंसी भी मिल जाए, तो फिर क्या ही बात है. तो आई थिंक E2 वीज़ा जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है उसके लिए. अमेजिंग. सो अब आपने बताया कि इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के लिए है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑल द वे कि इसकी अंडरस्टैंडिंग तो हमने ले ली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की भी बात कर लेते हैं. सो कौन लोग एग्जैक्टली एलिजिबल है, कौन से बिजनेसेस एलिजिबल हैं, इस हवाले से भी बात कर लेते हैं. कोई लिस्ट ऑफ बिजनेसेस हैं वो आर द मोस्ट सूटेड फॉर दिस, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर इनको बिल्कुल ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जिस तरह हमने कहा कि कोई भी शख्स जो बिजनेस करना चाहता है यूएस के अंदर और रेजिडेंसी लेना चाहता है, तो वो एलिजिबल हो जाता है. कुछ 2-3 फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करना पड़ते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि आप एक ऐसी कंट्री के सिटीजन होना चाहिए जो कि ट्रीटी
क्या जो है वो जिसका साइन हुआ हुआ हो यूएस के साथ। Okay. यानी कि आप ऐसी नेशन से हैं जिस कंट्री का ट्रीटी साइन हुआ हुआ है यूएस के साथ। ट्रीटी से मुराद क्या है कि Exactly. जिसमें पाकिस्तान भी लकीली शामिल है Oh, कि wow. जब हमारे हालात बड़े अच्छे होते थे और ये कंट्री आपने का लकीली इमेज का वर्ड बिल्कुल सही एग्जैक्टली इस्तेमाल किया मस्त एग्जैक्टली से। तो जब कंट्री के हालात बड़े अच्छे थे और साख बड़ी मजबूत थी तो तब ये पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ था। तो ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए ट्रीटी साइन किए जाते हैं। तो इसके अंदर और भी कुछ कंट्रीज है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका वगैरह भी है। Right. सरप्राइजिंगली इंडिया नहीं है, ऑल्दो कि वो Oh, एक wow. बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है। Seriously. एग्जैक्टली Okay. तो समहाउ हम कुछ एक आध जगह पे लकी हैं I यूएस would के साथ। say here कि शायद अब वैसे पाकिस्तानीज अप्लाई करें ना करें लेकिन शायद इस गुड न्यूज़ को सुन के प्रॉब्लम ऐसे ही अप्लाई है कि कर ही इंडिया लें। नहीं है लेकिन Exactly. पाकिस्तान के लिए Competition अपॉर्चुनिटी बनी है। स्टिल ओपन है। तो आपका जो है वो ऐसी कंट्री से होना ज़रूरी जिसका ट्रीटी साइन हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप ज़ाहिर है जिस तरह हमने बात की कि बिजनेस करने जाना ही मेन मकसद है इस वीज़ा का एक्चुअली। Right. तो उसके अंदर आपको एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट का वादा करना है यूएस से। नाउ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे सवाल ज़हन में आ जाता है। सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट की बहरहाल यूएससीआईएस ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है। ठीक हो गया। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ अरसे पहले और कुछ अरसे पहले अगर हम चले जाएं तो इस वीज़ा की जो एलिजिबिलिटी है, लोगों ने देखा कि 50,000 यूएस डॉलर्स भी अगर आपके हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस एंटरटेन हो रही थी। बट जाहिर है वक्त के साथ सैचुरेशन बढ़ती है, लोगों की तादाद बढ़ती है, स्क्रूटनी भी थोड़ी मजबूत हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो अब जो है वो ये वीज़ा नॉर्मली हम देख रहे हैं कि अगर आप $1,00,000 यूएस डॉलर लगाते हैं तब ही एंटरटेन आपकी एप्लीकेशन होती है और तभी वो कंसिडर करते हैं कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट है। Right. तो स्ट्रेट अवे आप ट्रीटी कंट्री के सिटीजन होने चाहिए और कम से कम भी $1,00,000 हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप लगाने की पोजीशन में हैं तो आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, आप या तो एक अपना न्यू स्टार्टअप करेंगे, कोई खुद का वेंचर खड़ा करेंगे। ऑब्वियसली इट कैन बी एनीथिंग एज लॉन्ग एज कि वो लेजिटिमेट है और वो लीगल आप उसके ऊपर कर सकते हैं काम। Correct. तो वो हो सकता है। वेयर एज आप इसके अंदर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद भी सकते हैं। Okay. मतलब अगर बिल्कुल। Actually, I was coming towards it because आप हम कब से बात कर रहे हैं कि to have come up with a business plan and अपने own business की. So I just wanted to know कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, probably अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास शायद कोई business idea नहीं होगा, but मेरे पास as an investor I have got that specific amount जो कि अभी हम बात भी कर रहे थे, एक substantial investment होनी चाहिए. So what if I wanted to purchase a business instead of coming up with the whole new business? Do we have this option? एग्जैक्टली वी डेफिनेटली हैव दिस ऑप्शन और इस वीज़ा के अंदर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आप एक फ्रेंचाइज भी खरीद सकते हैं। Okay. इसमें ऑब्वियसली आपके सर पे थोड़ा सा बोझ कम होता है क्योंकि जब हम जा रहे हैं एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए तो उसका आइडिया थोड़ा सा यूनिक होना, थोड़ा सा आपको जो है वो ये कन्विंस करना कि आप कैसे करेंगे स्टार्ट और सारी चीज़ें तो वो स्टैब्लिश करनी पड़ती हैं। बट जब आप परचेज करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, ऑल्दो कि उसमें भी आपको बिजनेस प्लान बहरहाल देना पड़ेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस भी खरीद रहे हैं Okay. तो आपको प्लान पूरा देना है और हम नॉर्मली 5 साल के बिजनेस प्लान बना करके पेश करते हैं एम्बेसीज में वीज़ा ऑफिसर्स के सामने और उसके अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फाइनेंशियल वगैरह एवरीथिंग, जिसके ज़रिए आप ये कन्विंस करेंगे कि कल को ये बिजनेस चलेगा कैसे। आपने ये भी कन्विंस करना है कि आप इस बिजनेस को कैसे चलाएंगे, आपका रोल क्या होगा एग्जैक्टली और यूएस को इससे फ़ायदा क्या है बेसिकली। जा कर के आपका जो मेन मकसद है और मेन मोटिव है वो है कि आपने अपना बिजनेस तो चलाना ही है लेकिन साथ में आपने यूएस वर्कर्स के लिए जॉब्स भी क्रिएट करनी है ताकि कंट्री को तभी वो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट का फायदा नजर आए। इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो आपका एग्जैक्टली वो सिग्निफिकेंस क्रिएट करना जरूरी है क्योंकि ऑब्वियसली देखा जाए तो हर वो वीज़ा जो कोई कंट्री लॉन्च करती है या ऑफर करती है तो नेचुरली होता तो वो कंट्री के अपने फायदे के लिए है। तो ये है। बाकी ये जो वीज़ा है इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, ये बहरहाल जानने की बड़ी ज़रूरत है कि कभी कभार लोगों को लगता है कि हम E2 वीज़ा लेके जा रहे हैं तो शायद हमें यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं हमेशा। एक इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी होती है जिसमें आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही होती है। ये जो है कैटेगरी बेसिकली नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। बट इसका फ़ायदा क्या है कि दिस वीज़ा अलाउज यू टू लिव एंड वर्क इन द यूएस फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि ये वीज़ा आपको 2 साल का नॉर्मली ग्रांट हो जाता है। अब 2 साल के बाद ये वीज़ा एक्चुअली रिन्यूएबल है और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज कि आप अपना बिजनेस चला रहे हैं और वो कामयाबी के साथ चल रहा है। तो आप उसको एक्सटेंड करते करते फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट आप यूएस में रह सकते हैं। ग्रीन कार्ड इस वीज़ा के ऊपर नहीं मिलेगा। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम के जरिए बहरहाल अगर आपका अल्टीमेट गोल ग्रीन कार्ड ही है तो हम कैसे शिफ्ट करें बाकी वीज़ाज पर। बट वैसे देखा जाए तो ये प्रोग्राम आपको ग्रीन कार्ड नहीं देता, ये आपके लिए ऑप्शंस बहरहाल खोल सकता है और आप जब जाहिर बिजनेस करेंगे, अच्छी कमाई करेंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी है तो कुछ अरसे बाद आप कुछ ना कुछ अपना रोड मैप बना करके दूसरे प्रोग्राम्स पर
शिफ्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो मतलब आपकी बात से अगर मैं मतलब निकालूँ तो ये ऑप्शन स्टिल अवेलेबल ज़रूर है कि किसी तरीके से हम इस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को बिल्कुल, इट्स वन ऑफ द ईज़िएस्ट वेज़ टू थ्राइव इनटू द यूएस, क्योंकि बाकी चीज़ों से आपको बरी जमा कर देना। आपको आइल्स है, कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक बिजनेस प्लान देना है कि मैं ये आकर के कर सकता हूँ, ये जॉब्स क्रिएट करूँगा, ये फाइनेंशियल्स होंगे और ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट हो गया। सो हमारे पास अगर हम बिजनेस वीज़ाज़ की बात करें, सो ऑब्वियसली वी हैव गॉट अदर मल्टीपल बिजनेस वीज़ाज़ एज वेल। अगर मैं बात करूँ कि हम इस वीज़ा को E2 वीज़ा को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द अदर बिजनेस वीज़ा, सो हाउ एग्जैक्टली वी कैन राइट, सो मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो E2 वीज़ा का कंपैरिजन जो है वो EB5 से हो रहा होता है। ओके। अब EB5 भी जो है वो मशहूर ज़माना प्रोग्राम है, और वो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड का प्रोग्राम है। तो सबसे बड़ा तो डिफरेंस यहीं पर क्रिएट होता है कि ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और वो एक इमिग्रेंट वीज़ा है obviously। तो अब लोग कहेंगे कि यार EB5 अगर ग्रीन कार्ड वाला है तो डायरेक्ट उसी पे जाना चाहिए, बट फ़र्क यहाँ पर ये पड़ता है कि नेचुरली अगर आप डायरेक्टली उसके ऊपर जाते हैं तो EB5 की रिक्वायरमेंट है कि आपको $8 लाख से कम भी मिनिमम उसकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है। नेचुरली अब डिपेंड करता है आप किस एरिया में जाकर के अप्लाई कर रहे हैं, तो और फिर इससे ऊपर भी जाती है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स। तो ये अगर हम कंपैरिजन पे जाएं तो E2 में तो आपका इनिशियली सिर्फ $1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपको 2 साल का वीज़ा मिल रहा है और आप एक्सटेंड करते करते एट सम पॉइंट आप किसी ना किसी तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि चाहे हम EB5 से करें, चाहे हम एक और भी प्रोग्राम आजकल पॉपुलर हो रहा है L1 वीज़ा। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनिशियली E2 जो है वो नॉन इमिग्रेंट है, और इसमें आप देखा जाए कंपैरेटिवली जो है वो आपके सर का दर्द थोड़ा कम है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है, और एक तरह से कहा भी जाए तो इन्वेस्टमेंट बाद में है, वीज़ा पहले है। तो ये सारे कुछ प्रोज हैं जिसके जरिए आप अगर चाहते हैं कि मैं जल्दी अमेरिका में लैंड कर जाऊं, जस्ट टू थ्राइव इनटू द कंट्री, तो वो ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत क्विक है। यस एग्जैक्टली, मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा एम्फोसाइज करना चाहूँगी बिकॉज आई एम श्योर इस बात को सुन के हमारे जो व्यूअर्स हैं दे मस्ट बी लाइक व्हाट, हमें पहले अप्लाई करना है एंड देन इन्वेस्टमेंट इज लेटर ऑन। आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज ऑन दिस पार्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? राइट, सो इसका मतलब ये है कि जब आप E2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं, आपने कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश करने की बात की या इवन आपने कोई बिजनेस परचेज करने की बात की, नेचुरली पहले आप एक बिजनेस प्लान तैयार करेंगे। और वो नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल हमारी कोई सर्विसेज लेता है तो हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस 5 साल का एक बिजनेस प्लान तैयार करते हैं, ओके, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्शंस, स्वॉट एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, आपका रोल क्या होगा, आप किस तरह से उसको खड़ा करेंगे, कितनी जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है, दूसरे लोगों को क्या रोल होगा, किस स्टेट में आप जाने वाले हैं, वहाँ की मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें उस बिजनेस प्लान में होती हैं। तो मेन शर्त तो ये है कि आपको एक अच्छा डिटेल्ड अपीलिंग बिजनेस प्लान देना है। नाउ नेचुरली अगर आपने बात की कि फॉर एग्जांपल इस बिजनेस के अंदर $1 लाख आप लगाएंगे, तो आपको स्ट्रेट अवे उठा करके $1 लाख सबमिट नहीं कर देना बिफोर द वीज़ा एप्लीकेशन कि आपने यूएस में लगा दिया, अब आप बैठे हुए हैं कि जी वीज़ा आए या ना आए, मेरे $1 लाख कहाँ गए। क्योंकि बिजनेस जब भी आप स्टैब्लिश करने जाते हैं तो यकीनन आपको एक जगह भी खरीदनी है, आपको फर्नीचर भी खरीदना है, आपको रेंटल एग्रीमेंट्स भी करने हैं, बिजली के बिल भी हैं, और कोई ना कोई और अरेंजमेंट आप करेंगे, तो हर चीज़ का एक खर्चा होता है। तो वो सब खर्चे अगर आपने प्रोजेक्ट भी करने हैं तो बिजनेस प्लान के थ्रू होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, USCIS देखना चाहती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एट रिस्क भी होना ज़रूरी है। मतलब एट द सेम टाइम हम ये जब कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पहले नहीं है, एट द सेम टाइम USCIS ये भी कह रही है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एट रिस्क भी होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल सेफ प्ले कर रहे हो। सही है, तो अब इसमें होगा क्या, लोग कहेंगे कि यार हम इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करें, वो इस तरह से है। तो E2 वीज़ा के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम एस्क्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब अक्सर इस पाथवे के बारे में लोगों को नहीं पता होता, तो ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके जरिए आपका पैसा सेफ भी रहता है और एट द सेम टाइम आप ये भी रिक्वायरमेंट मीट कर जाते हैं, कंडीशन मीट कर जाते हैं कि ये एट रिस्क भी है। ये वो ब्लॉक अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है? नहीं, इसमें अब अच्छा, हाँ, इसमें होता ये है कि एस्क्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली नॉर्मली हम अपने क्लाइंट्स को ये करते हैं कि हम UAE का, टर्की वगैरह का इधर उधर का ऑप्शन हम दे रहे होते हैं कि आप वहाँ पर एस्क्रो अकाउंट अपने खोलें और फिर इस वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो एस्क्रो अकाउंट से मुराद ये है कि आपका फॉर एग्जांपल $1 लाख का आपने प्लान बनाया है, ठीक है, $1 लाख आपके पास है, अब आप उस अकाउंट के अंदर अपने $1 लाख जमा करवाएंगे। नाउ एस्क्रो अकाउंट से मुराद ये है कि कोई थर्ड पार्टी को आप इन्वॉल्व करते हैं जो कि आपका पैसा होल्ड करती है। तो नॉर्मली इन सिचुएशंस के अंदर बैंक इज गोना बी द थर्ड पार्टी जो कि आपका पैसा होल्ड करेगी और पैसा रिलीज तब करेगी कि जब आपकी वो सर्टेन कंडीशन कोई मीट हो जाए। समझ गए। तो अब इस वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं E2 वीज़ा के लिए, तो इसके अंदर वो कंडीशन क्या है सबसे बड़ी, कि आपका वीज़ा अगर अप्रूव होगा
तभी बैंक फिर आपको पैसा रिलीज रिलीज करेगा। करेगा। तो नेचुरली अगर खुदा ना खास्ता आपको, क्योंकि आवाम को डर ये होता है कि भाई अगर वीज़ा नहीं लगा तो क्या होगा, पैसे ना डूब जाए वाली एग्जैक्टली तो कहानी, अगर समझ वो, गई। क्योंकि आपने इस तरह से सेफ प्ले किया, तो अब आपका अगर वो खुदा ना खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको वो अमाउंट आपकी वापस मिल जाएगी। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने, आप बिजनेस प्लान अपना लेके गए, इंटरव्यू के सामने आप जाके बैठे, तो आपसे वो ये कंडीशन मीट करने की जब बात करेगा कि आपका पैसा क्या एट रिस्क है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक जगह सबमिट भरल किया है। तो आप अपनी कमिटमेंट तो पूरी पूरी शो कर रहे हैं कि आई एम कमिटेड टू इन्वेस्ट। अगर मेरा वीज़ा लग जाता है तो डेफिनेटली ये अमाउंट फिर मेरे बिजनेस में लगने वाला है। ये ऐसा नहीं कि मैंने अपने अकाउंट्स के अंदर ही सिर्फ रखा हुआ है और फिर मैं करूं या ना करूं, अगर हो जाता है मुझे आप वीज़ा दे देते हैं तो एक्चुअली ये पैसा ये यूटिलाइज होने वाला है। सही। तो नेचुरली ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं, और इसी पाथवे के ऊपर अमल किया जाता है कि इस रोड मैप के थ्रू आप अप्लाई कीजिए, और एट द सेम टाइम आपने रिलैक्स भी रहना है कि हाँ बहरहाल अगर नहीं लगता वीज़ा तो इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसा डूबने वाली बहुत ज़्यादा नहीं है। सही, एटलीस्ट वो टू सम एक्सटेंट सही है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये सारी चीज़ें, तो हमें इमिग्रेशन के लिए एक और कॉन्सेप्ट सुनने को मिलता है, दैट इज़ कि क्या हम किसी से बोरो कर सकते हैं, और इज़ इट समथिंग कि बस हमें अपनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है? सो इज़ देयर एनी रूम दैट वन कैन बोरो फ्रॉम एनीबॉडी? हाँ, इसके अंदर आपका मीन्स ऑफ अरेंजिंग फंड्स वो बहुत ज़्यादा Exactly. इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी के साथ देखा जाता है। ओके। तो नेचुरली ये जो कुछ तरीक़ेकार होते हैं, नॉर्मली बाकी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में भी आपने सुना ही होगा, जैसे कनाडा इमिग्रेशन कोई अप्लाई कर रहा है तो आपको अगर प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए तो आप पेरेंट्स से ले सकते हैं, गिफ्ट डीड के थ्रू कर सकते हैं, तो इसके अंदर भी वो चीज़ बहरहाल एक्सेप्टेबल है, आप गिफ्ट ले सकते हैं। इसके अलावा इनहेरिटेंस वाला मामला भी एक्सेप्टेबल होता है। बाकी भी ज़राए होते हैं कि जिसके थ्रू लीगली ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपने पैसा अगर अरेंज किया है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, एज लॉन्ग एज की डॉक्यूमेंटेशन आपकी मजबूत है। सही। अब ये जो कुछ तरीक़ेकार, जैसे कि गिफ्ट वाला हो गया, पेरेंट्स से लेने वाला हो गया, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि आपने कुछ भी करना है, आपने एक रोड मैप बनाया, ऑब्वियसली जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं कि आपने पेरेंट्स को थ्रू लिया और गिफ्ट के नाम पे उसको कर दिया। बट द थिंग इज़ कि अगर फॉर एग्जांपल हम $1,00,000 की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है और ये गिफ्ट के थ्रू है, तो ये पूरा का पूरा $1,00,000 आपका गिफ्ट में नहीं हो सकता। मतलब 50% तक भी अगर है तो वो एक्सेप्टेबल है, हो सकता है। बट जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि अच्छा हमने गिफ्ट लिया है, तो वहाँ पर ये भी बात जानना ज़रूरी है कि USCIS का जो वीज़ा ऑफिसर है उसकी स्क्रूटनी दुगनी हो जाती है कि ये पता करना कि भाई ये गिफ्ट क्यों है, कैसे है, किस मीडियम के थ्रू है, और कल को आपका क्या इरादा है और आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप ये गिफ्ट रिटर्न करने वाले हैं। तो ये आपको थोड़ा सा, आप कह लीजिए कि 2-3 लेयर्स आप ऐड कर देंगे अपनी स्क्रूटनी के अंदर, और आपका इंटरव्यू भी लंबा हो सकता है, बैकग्राउंड चेक्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक्सेप्टेबल है, ये होता है अगर आप कन्विंस कर जाएं तो ये चीज़ अपनी जगह पर है कि आप किसी से अगर करना चाहें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली या मोस्ट कॉमनली जैसे होता है जो एक्सेप्टेबल भी है वो पेरेंट्स के थ्रू ही होता है, और इनहेरिटेंस वगैरह भी, इस तरह मैंने कहा कि वो एक्सेप्टेबल है, और बाकी ज़राए भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बेची थी तो उसका सेल डीड हो गया, ट्रांजैक्शन हो गए आपके अकाउंट के अंदर, ऐसा ना होगा वो कैश में हो रहा हो मामला, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारे मामला होते हैं, तो वो हर चीज़ अगर डॉक्यूमेंटेड होगी तभी आप कन्विंस कर पाएंगे वीज़ा ऑफिसर को। हाँ, बहुत सारे मामला होते हैं, फिर इसमें बहुत सारे मामला में बहुत सारे जुगाड़ी मामला भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे फिर हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो एक मेन रोल प्ले करते हैं, और फिर अगर कंसल्टेंट्स की सिलेक्शन में आपने कुछ गड़बड़ कर ली तो वन कैन आइडेंटिफाई कि वो फिर आपने कितनी बड़ी गड़बड़ कर ली। चले, सो हम जैसे कि बिजनेस वीज़ा की बात करें, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि कोई स्पेसिफिक बिजनेसेस हैं जिनका सक्सेस रेशियो प्रॉब्ली बहुत अच्छा हो, कोई ऐसे बिजनेस हैं या कोई ऐसी लिस्ट्स हैं जिनका प्रॉब्ली सक्सेस रेशियो, या फिर उनको बहुत डिफिकल्टीज हो सकती हैं। सो कैन वी टॉक ऑन दिस? हाँ, तो नंबर ऑफ बिजनेसेस आर एलिजिबल, और एज लॉन्ग एज के आप लीगली वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। LLC खोल सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें रिटेल स्टोर्स आपके हो गए, ग्रोसरी शॉप्स आपकी हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफ़ेज़ हो गए, कोई फिटनेस स्टूडियो आप करने की बात कर रहे हैं, कोई फैशन बुटीक आप करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने कुछ क्लाइंट्स को सपोर्ट कर चुके हैं इन मामलात में कि फैशन बुटीक्स हो गए या इस तरह के मामलात हो गए, तो ये आप कर सकते हैं। कोई हेल्थ केयर की सर्विसेज देने के लिए जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इन्वॉल्व होती है, उस तरह के मामलात हो गए, तो देयर आर नंबर ऑफ बिजनेसेस, यू नेम इट, वो एलिजिबल हो जाते हैं। और सबका सक्सेस रेट, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस कोई बहुत ज़्यादा हो, बट हाँ अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिससे कि कंट्री को कोई नेशनल बेनिफिट भी होता है तो नेचुरली वो कंसिडर ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर उसका कोई ना कोई रूट ऐसी उससे बन रहा है कि जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी,
वही इंजीनियरिंग स्टेम overall, तो ये आपको पता सही, है वक्त की ज़रूरत है और exactly. बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इस तरह के मामला जो कि बहुत हद तक उस ऑर्गेनाइजेशन को तो बेनिफिट करेंगे ही, बट लॉन्ग टर्म में वो इदारे से हटकर एट नेशनल लेवल भी बहुत तरीकों से बेनिफिट कर सकते हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज होते हैं और प्रेफरेंस उनको मिलती है। लेकिन देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही बिजनेसेस एज लॉन्ग एज के आप लीगल फ्रेमवर्क में काम करने वाले हैं वो Correct. एलिजिबल हैं और एक्सेप्टेबल हैं और आप उसको कर सकते हैं। अभी जस्ट लाइक एक हमारे यूएस में एक बहुत मेजर इंसिडेंट डिवास्टेटिंग फायर का Yes. जो इंसिडेंट हुआ है, सो अगेन नाउ दिस इज समथिंग, अगर हम उससे रिलेटेड कोई ऐसा Yes. बिजनेस प्रपोजल Yes. कोई इस तरह का ऑप्शन लेके जाते ऐसे तो ही आई है। एम श्योर कि डेफिनेटली उसके अंदर आप देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करते हैं जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होने वाली है या Exactly. जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, फर्स्ट कर लीजिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की या इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट की, Absolutely. या आप कंसिडर कर लीजिए किसी ऐसे शख्स की जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाला है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने वाला। तो नेचुरली ये सब चीज़ें वक्त की ज़रूरत है कि अब ये जो रिसेंट डेवास्टेटिंग फायर का वाक़या हुआ तो ये सारे लोग बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर हैं। तो अगर आप जाकर के किसी भी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, Absolutely. तो समहाउ आपको बेनिफिट तो होगा उसका। एग्जैक्टली तो वही ना वो कि आपको अपने उस वक्त की नीड को समझते हुए यू नीड टू कम बिल्कुल अप विद समथिंग दैट एक्चुअली मीट्स हाँ, द एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग थोड़ा सा कंसिडर लोगों को करना चाहिए, वो ये है कि आपके प्रोफाइल से रेलेवेंसी भी बहरहाल होना ज़रूरी है। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक इंजीनियर हैं तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप हेल्थ केयर की कोई सर्विसेज में जाके काम शुरू कर दें correct. या आप एक ग्रोसरी स्टोर खोल ये दें। जो रेलेवेंस का कॉन्सेप्ट है आई बिलीव सो हमें थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज करना चाहिए बिकॉज लोग कहते हैं भाई मैं इस वक्त एचआर बैकग्राउंड से लेट्स गेट इनटू द मे बी इन द टेक्निकल साइड सो Yeah. वी कैन नॉट गो विद दैट या डेफिनेटली बिकॉज आपके चांसेस कम हो जाएंगे। आप वीजा ऑफिसर को ये कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा कि आप इसको चलाएंगे कैसे, क्योंकि आपका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन आप वीजा होल्डर आप होने वाले हैं, Exactly. आप चलाने आप वाले हैं, बिजनेस को पिच आप कर रहे हैं, तो नेचुरली आप किस तरह से उसको परफॉर्म करेंगे। तो आपने सारी जिंदगी उसके ऊपर काम नहीं किया, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर आप को कोशिश करना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए, खासतौर पर टेक्निकल बिजनेसेस तो ऐसा हो कि जो कि आपके प्रोफाइल से वो हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एचआर का अगर किसी का बैकग्राउंड है तो रिक्रूटमेंट एजेंसी इज नॉट अ बैड आइडिया, राइट, समवॉट रिलेटेड है वो। Absolutely. तो ये चीज़ जो है ना कंसिडर करना थोड़ा सा ज़रूरी है कि रेलेवेंसी अपनी जगह पर बरकरार रखें। ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल ही आप बात कर रहे हैं कि मुझे ग्रोसरी स्टोर खोलना है, गैस स्टेशन खोलना है, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द माइंड हो जाएगा और फिर वीज़ा ऑफिसर का डाउट होगा कुछ नहीं, एक्सेप्टेबल वो भी है, बट आपसे सवालात बढ़ जाएंगे, स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली, और जितने ज़्यादा सवालात बढ़ेंगे तो फिर ज़रा कन्विंस दिक्कत करना होती भी है उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। Exactly. परफेक्ट हो गया। सो आई थिंक अब थोड़ा सा हम इस वीज़ा को किस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, हाउ एग्जैक्टली वन कैन अप्लाई दैट, क्या प्रोसेस है? राइट तो प्रोसेस जो है वो 2 से 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप सुपीरियर कंसल्टिंग के पास आते हैं या हमारी खिदमात लेते हैं तो नेचुरली आते हैं नहीं, अब आना है। एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने ओवर द इयर्स बहुत एक स्पेशल फोकस डेवलप किया है बिजनेस वीज़ाज के ऊपर, इंक्लूडिंग द E2 वीज़ा, तो हम लोगों को खिदमात दे रहे होते हैं। तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग यही करनी है कि आपके लिए बिजनेस कौन सा सूटेबल रहेगा, क्योंकि बहरहाल ये चीज़ भी अपनी जगह पर और ये बात भी सच है कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों के दरमियान ये शौक देखा जाता है कि बिजनेस कोई खरीद लें हम, इंस्टेड ऑफ कि हम एक स्टार्टअप कोई अपना करें, एग्जिस्टिंग जो है उसी पे इन्वेस्ट कर लें, एग्जिस्टिंग को कर लें। तो हमें जो है वो हमारे पास शॉर्टकट्स में तो फिर हम एक्सपर्ट है ना। ऐसे ही है। तो हमारा जो यूएस का काउंटर पार्ट है, वी हैव अ लाइजन ऑफिस ओवर देयर, तो वो ऑब्वियसली दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन देयर इमिग्रेशन मैटर्स और वेरी वेल कनेक्टेड एज वेल, बहुत रिसोर्सेज हैं। तो हमारे पास कैटलॉग्स अवेलेबल होते हैं जो आप साइन अप कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन जब बन जाती है तो वी कम अप विद द आइडियाज़ कि हम आपके लिए ये ऑप्शंस आपको पिच कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंसिडरिंग अगेन वही कि रेलेवेंसी होनी चाहिए, वो हम कंसिडर करेंगे और वो हम आपको पिच करेंगे, ऑफर करेंगे। जब आप उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हम आपकी जो है वो बिजनेस प्लान के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। बिजनेस प्लान बनता है जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हमारे जो है वो हेड ऑफिस की भी होती है और मेनली यूएस ऑफिस की होती है कि वो बिजनेस प्लान वहीं से बनता है हमारे काउंटर पार्ट के थ्रू, और बड़ा डिटेल्ड होता है और उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। ज़ाहिर है उसका एक वक्त लगता है उसको तैयार करने में, फिर आपसे वो शेयर होता है। वंस ये हो जाता है तो फिर हम ज़ाहिर है एस्क्रो अकाउंट वगैरह के मामला की तरफ बढ़ते हैं। एंड देन जब आपका पूरा पैकेज तैयार है, यू हैव एवरी डॉक्यूमेंट रेडी विद यू, सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बैंक एंड एवरीवेयर, तो फिर हम आपका केस जो है वो सबमिट कर देते हैं कराची काउंसलेट के अंदर कि अब आप जाकर के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और आप जो है वो अपना पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इंटरव्यू जो होगा वो नॉर्मल
यूएस के वीज़ास की तरह 2 4 5 मिनट का नहीं होगा, ओके क्योंकि आप E2 वीज़ा पे जा रहे हैं, बिजनेस वीज़ा उसी वक्त देन एंड देयर भी बहुत ज़्यादा डिसाइड होने वाला है, तो वो डिटेल्ड इंटरव्यू होगा आपसे, Right. और उसके अंदर ही वो आपसे पूछेगा, आपके पूरे पैकेज को रीड भी करेगा, और आपसे पूछेगा कि आप इसको कैसे करने वाले हैं, आपका क्या रोल होगा, और ये जो सारे आपने प्रोजेक्शंस दिए हैं, तो आपका वहाँ पर हाजिर दिमाग होना और अपने बिजनेस प्लान को जानना बड़ा ज़रूरी है। नो डाउट ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने ये कंसिडर कर लिया कि जी मैं कंसल्टेंट के पास अगर आया हूँ तो इसने मेरा बिजनेस प्लान बनाया तो अब मैं बस फारिग हूँ बिल्कुल और सही मुझे कुछ बात भी है। नहीं करना। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, बात पे हम लोग कि इस मुझे वक्त सिर्फ बात एम्बेसी में कर अपेयर रहे होना है, हैं। फिंगरप्रिंट देना और कुछ भी नहीं होगा। नहीं, आपको हमारा फर्ज होगा कि हम वो प्लान आपको घोल करके पिलाएं, और आपने उस दवा को लेना भी है जो बात और जाकर के फिर उस हिसाब से परफॉर्म भी करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहरहाल फिर एप्लीकेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। True. तो हम अपने क्लाइंट्स को ऐसा तैयार कर देते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल पैकेज अपना ये वीज़ा ऑफिसर को इस हाथ से दिया, अब आपसे वो अगला सवाल करने लगा है कि प्रोजेक्शन वगैरह फाइनेंशियल आप मुझे समझाओ, तो आपका हमारा जो क्लाइंट हो वो इतना तैयार हो कि वो बता सके कि सर पेज नंबर 25 को आप टर्न कीजिए, मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट प्लेस किया हुआ है। Excellent. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर यू एक्चुअली। जबरदस्त। सो वो जब होती है, आपकी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त होती है और आप उसको कर सकते हैं, तो नेचुरली देन इट इज़ ईजी, एंड देन दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ईजिएस्ट पाथवेज कि इसके थ्रू आप जो है वो यूएस मूव कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले बिजनेस डिसाइड होगा, बिजनेस प्लान बनेगा, फिर फाइनेंशियल वाले मामला हो गए, सीधे हो गए, और फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए जो है ना वो करना है अपना काम। परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब जस्ट लाइक हम लोग प्रोसेस की बात करें ना, आई थिंक वी आर क्वाइट क्लियर विद द प्रोसेस, और इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन है, अगर आज कोई आपके पास आता है एंड दे आर जस्ट इनरोलिंग देमसेल्फ फॉर दिस वीज़ा, कितना टाइम लगेगा उनके सारे बिजनेस प्रपोजल बनने में, सबमिशन में, एंड देन द होल प्रोसेस? राइट, सो ऑब्वियसली इसमें 2 ही फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एक तो केस का आपका प्रिपेयर करना ज़ाहिर है, और ये सारे अरेंजमेंट्स करना, एस्क्रो अकाउंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो बिजनेस प्लान का जो टाइम होता है वही एक मेन इंपॉर्टेंट आपका टाइम लाइन होता है, और हम कोशिश चुके करते हैं कि एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाना है, बैक्ड अप विद रिसर्च वर्क ऑब्वियसली, कि मुख्तलिफ रेफरेंसेस को कोट करना, और फिर एक अच्छा सा आपको फ्यूचर प्लान भी तैयार करना है, टाइमलाइंस उसके अंदर डिफाइन करनी है, सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझानी वीज़ा ऑफिसर को कि आप कैसे जाके खड़ा करेंगे बिजनेस। तो वो जब चीज़ हमने तैयार करनी, तो इट्स अ डिटेल पैकेज ऑब्वियसली, एंड नॉर्मली वी टेक अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 वर्किंग डेज, जिसके अंदर हम ये आपका पूरा पैकेज जो है वो तैयार करके सबमिट करते हैं। वंस यू आर रेडी टू गो, वंस यू सबमिट, तो नेचुरली वंस यू हैव सबमिटेड, तो आप फिर उसके जो टर्न अराउंड टाइम है वीज़ा के स्टेटस का या जवाब मिलने का, तो ऑन एवरेज E2 वीज़ा 2 से 4 महीने का ही प्रोसेस है, इससे ज़्यादा ये प्रोसेस नहीं लेता। तो इट इज़ वेरी क्विक ऑब्वियसली, कि आप यूएस में 2 4 महीने के अंदर जा सकते हैं। तो बाकी वीज़ाज जो मेन इमिग्रेंट वीज़ाज होते हैं या इमिग्रेशन के जो मामला होते हैं, उसमें तो आपको सालों का वक्त लगता है एक्चुअली, वो तो फिर आप भूल जाए वाली कहानी होती है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट प्रोग्राम्स के जिसके थ्रू आप यूएस जा सकते हैं, और इससे ज़्यादा और कोई ऐसा मेजर इन्वॉल्वमेंट्स नहीं होती। बाकी जितना भी आपको वक्त लगेगा वो डॉक्यूमेंटेशन में ही लगेगा। यूएस या एम्बेसी ने जो है वो 2 से 4 महीने का ही आपको लेना है और आपको प्रोसेस कर देना है। वेयर एज ये नॉर्मल प्रोसेसिंग की हमने बात कर ली, अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग की तरफ जाएं तो नेचुरली वो इससे भी कम में हो जाता है, मतलब वो प्रोसेसिंग 15 दिन के अंदर आपकी हो जाती है। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस प्रीमियम? और अगर एक प्रीमियम का ऑप्शन है तो दूसरा हमारे पास जो नॉर्मल प्रोसेसिंग, दैट इज द स्टैंडर्ड वन। सो देयर इज अ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन जिसमें आप नॉर्मल फी पे करके एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, देन देयर इज प्रीमियम प्रोसेसिंग एक्चुअली। नाउ प्रीमियम प्रोसेसिंग नेचुरली कम्स विद एडिशनल फी एंड अ ग्रेटर फी, डेफिनेटली, क्योंकि 15 दिन में एप्लीकेशन प्रोसेस होनी है, उसमें फिर आप अपने जो वक्त का जो ज़िया है वो बचा रहे हैं एक्चुअली। तो वो आप फिर 15 दिन के अंदर भी करके कर सकते हैं। तो वो एक हेफ्टी अमाउंट होता है, अंडर $3,000 आई वुड से, एग्जैक्ट हम कोट कर देंगे, जाहिर है जब हमसे कोई रब्ता करेगा या चेक भी कर सकते हैं। सो अंडर $3,000 आपका वो प्रीमियम प्रोसेसिंग भी कवर हो जाता है। वेयर एज जो एप्लीकेशन की नॉर्मल जो स्टैंडर्ड वाली फीस है वो कम ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो इस तरह से ये हम टाइमलाइंस को मैनेज भी कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादातर हमारे व्यूवर्स को इस हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी। सो प्रोसेसिंग का तो हमने आई बिलीव सो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ले ली, एंड किस तरह से टाइमलाइन की चीज़ है। इज़ देयर एनी रिफ्यूज़ल थिंग्स मे टेक प्लेस, और अगर इफ़ इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस तो क्या कॉमन रीजंस होते हैं जिस वजह से नॉर्मली हमारे E2 वीज़ाज़ टूवर्ड्स रिफ्यूज़ल जाता है? राइट, सो रिफ्यूज़ल का सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आता है और एक पिटफॉल होता है, लोग नहीं उसको पकड़ में रखते और नहीं उसके ऊपर फोकस करते, और वो बिज़नेस प्लान ही है एक्चुअली देखा जाए तो। कि बिज़नेस प्लान अगर आपने खुद से बनाया तो उस मयार पे नहीं बनाया ऑब्वियसली, क्योंकि आप
एक बिजनेस कंसल्टेंट तो नहीं है और ना ही आपका तजुर्बा है उतना, तो और आप ना ही आप उन टेक्निकलिटीज को उस तरह से अंडरस्टैंड कर बिल्कुल सकते हैं ऐसा ही जिस है। तरह से प्रॉब्ली कंसल्टेंट अंडरस्टैंड कर एग्जैक्टली, क्योंकि सकते हैं। प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, Exactly. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस प्लान का उस मैयार पे होना, उसका उस स्टैंडर्ड पे होना, वो बहुत ज़रूरी है। वो सारे वो की जो एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस प्लान के अंदर जो होने चाहिए, वो उसको कवर करना चाहिए उसको अंदर। और जब आप कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो देखा हमने ये कि मुख्तलिफ लोग रिफ्यूज़ होकर भी आते हैं, और उनका जब आप दुख दर्द सुने, तो होता ये है कि कंसल्टेंट बिजनेस प्लान बना तो देता है, लेकिन क्लाइंट को इन्फॉर्म नहीं करता, और क्लाइंट उनसे पूछते भी नहीं है कि Okay. वो बिजनेस प्लान उस क्लाइंट को घोल करके पिलाना भी ज़रूरी है कि जब आप Right. इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वो पूरा बिजनेस प्लान पता होना चाहिए कि हाउ यू आर एक्चुअली गोना एग्जीक्यूट दिस प्लान, Actually, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न होता है कि आपको नहीं पता कि ऑफिसर आपसे कोई भी रैंडम सवाल कर ले, Correct. तो जिस तरह मैंने एक मिसाल दी कि हम अपने क्लाइंट से कहते हैं कि भाई आप इतना वेल वर्स हो जाइए, इतना तैयार हो जाइए कि आप खुद से बता सकें कि सर इस पेज पे ये डॉक्यूमेंट मैंने लगाया हुआ है। Correct. सो दिस इज़ हाउ यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। और दूसरा सबसे बड़ा जो लोग जिसके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लोग, क्योंकि अब इसमें कोई मिनिमम बेंचमार्क गवर्नमेंट ने तो सेट नहीं किया हुआ, लोग किसी भी बिजनेस के जो है वो आइडिया के साथ और किसी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ अपना प्लान पिच कर देते हैं। सो इफ़ यू आर पिचिंग अ प्रपोजल ऑफ $25,000, सो दिस इज नॉट अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, कोई ये कोई कैपिटल की कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली बहुत ज़्यादा। तो कंट्री देखना ही चाहिए कि उसको सिग्निफिकेंट बेनिफिट कहाँ से हो रहा है Absolutely. और सब्सटेंशियल अमाउंट कौन लेकर के आ रहा है। तो ऑन एवरेज हमारी रिकमेंडेशन ही यही है कि $1.5 लाख से आप जो है वो शुरुआत करें, तो आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा, और तभी आप जो है वो वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर पाएंगे। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो अक्सर जगहों के ऊपर लोग जो है ना थोड़ी सी वीक रखते हैं या नहीं उतनी मयार पे कर पाते। सिमिलरली आपको नहीं अंदाज़ा होता, अगर आप कंसल्टेंट के साथ नहीं है, या अगर हैं भी और वो उतना कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल हैं कि ये हम कैसे अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, एस्क्रो अकाउंट कैसे होगा, या हम पाकिस्तान से पैसे कैसे भेजेंगे, लिमिटेशंस बहुत हैं, तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। आपका वेल कनेक्टेड होना और कंसल्टेंट का अगर वो एनालिटिकली साउंड है, तो हर चीज़ का सोल्यूशन उसके बाद पहले से होगा। सो हम हर चीज़ का सोल्यूशन आपको देंगे कि पाकिस्तान से पैसे भी कैसे जाने लीगली, क्योंकि लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारे मामलात हैं, यहाँ से आप पैसे इतने भेज भी नहीं सकते, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, प्लान कैसे बनाना है, इंटरव्यू में आपको कैसे अपेयर होना है। सेकेंडली फिर आपका इंटरव्यू भी अगर इंग्लिश में हो रहा है, तो आपके पास अब आप यहाँ पर एक अच्छे स्टैब्लिश बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज बैरियर है, अंग्रेजी पे महारत नहीं है, तो फिर भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम वो हर चीज़ को 360 एंगल से कवर करेंगे जब आप हमारी सर्विसेज लेते हैं। और ये सारी हम कोशिश करेंगे कि आप इन सारी मिस्टेक्स को ना अपनी एप्लीकेशन में करें। जितना फ्लॉलेस आप भेजेंगे उतने आपके चांसेस होंगे अप्रूवल के, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया बड़ा आसान है। राइट राइट, हाँ, दैट्स समथिंग सो राइट कि बेसिक क्राइटेरिया इज सो इजी, इट्स जस्ट अबाउट द, तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो वो फिर आपकी अपनी केयरलेसनेस है। एक्चुअली अच्छा, वैसे आपने लैंग्वेज का जिक्र किया, आई एम श्योर कि यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं, दे मस्ट बी लाइक, ओ गॉड, डोंट टेल मी कि यहाँ पर हमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली, बट स्टिल यू शुड बी इन अ पोजीशन कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। एग्जैक्टली, और वो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो और आप कम से कम कन्विंस कर सकें। क्योंकि एक आम कॉन्सेप्ट होता है कि यार यूएस के विजिटर वीज़ा के लिए जाओ तो उसमें तो लोग उर्दू पंजाबी में भी इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, बट बहरहाल उसमें आप सिर्फ ये बात करते हैं कि मैं सयाहत करने आ रहा हूँ, कि आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ तो फिर आपको कुछ नहीं करना। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस वीज़ा, 2 साल की रेजिडेंसी चाहिए, उन्हीं के लोगों से डील करना है, उन्हीं के लिए जॉब्स क्रिएट करनी है, तो जाहिर है आपका कुछ ना कुछ ग्रिप होना जरूरी है। ट्रू सो। तो हमने रिफ्यूज़ल की बात की, अब थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की भी बात कर लेते हैं, ज़्यादा डिमोटिवेट ना करें क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस के भी चांसेस हैं, सो देयर आर ग्रेटर चांसेस। सो वंस आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, वंस थिंग्स आर इन अ राइट पाथ, सो जस्ट वांटेड टू नो कि क्या यहाँ पर कोई रिन्यूअल का प्रोसेस, कोई रिन्यूअल रिक्वायरमेंट होती है? एंड आपने इनिशियली तो मेंशन किया दैट इट इज़ वैलिड फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड, बट स्टिल इनिशियली तो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा जिसके बाद प्रॉब्ली डेफिनेटली। सो इंडेफिनिट कहने से मुराद ये है कि आप रह सकते हैं यूएस में इंडेफिनिट के लिए। उसकी तरतीब यही होती है कि ये वीज़ा एक्चुअली देखा जाए तो 2 साल के लिए आपको मिलता है। ओके, सो इट इज़ इनिशियली वैलिड फॉर 2 years, एंड नेचुरली अगर देखा जाए तो 2 साल के बाद आप रैप अप करके वापस भी आ सकते हैं, बट आपके पास ये ऑप्शन है कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है एक्चुअली, और आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यूअल की शर्त ये होगी कि आपने जो बिजनेस पिच किया था, प्रपोज किया था, स्टैब्लिश किया था, उसका चलता हुआ होना ज़रूरी है कामयाबी के साथ। अगर वो बिजनेस चल रहा है ज़ोरों शोरों से, तो आप इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं फॉर अनदर 2 years। सो ये अब आप करते करते 2 साल करते करते, फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, यू कैन एक्चुअली लिव एंड वर्क इन द यूएस विद योर फैमिली एक्चुअली। ओके, आई वाज जस्ट कमिंग टुवर्ड्स दैट बिकॉज पाकिस्तानी है भाई, हम अकेले तो फुली जैसे कहते हैं ना फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं हम,
अकेले तो भाई नहीं जाना है, फैमिली के साथ जाना है। तो मुझे ये बताइए, व्हेन इट कम्स टू दिस बिजनेस वीज़ा, क्या यहाँ पे फैमिली की एलिजिबिलिटी है नहीं है, और अगर है तो उसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या उनके राइट्स हैं जिसके लिए वो आई मीन व्हेन इट कम्स टू द फैमिली दे आर एलिजिबल फॉर? राइट, सो फैमिली इज़ डेफिनेटली एलिजिबल। जब हम कहते हैं कि फैमिली एलिजिबल है तो यकीनन इमीडिएट फैमिली की ही बात हो रही होती है। ओके, इमीडिएट फैमिली के अंदर आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे शामिल होते हैं, ठीक हो अब गया। बच्चों की उम्र 21 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ओके, कंटिन्यूइंग स्टडीज़ में अगर हैं तो 21 ईयर्स तक एक्सेप्टेबल है, वो करेक्ट, जा सकते हैं साथ में आपके। इसके अंदर पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स ये इन्वॉल्व नहीं होते। सही, इनको अपने इंडिविजुअल एप्लीकेशंस अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या आप लेटर ऑन अगर आप ग्रीन कार्ड वगैरह पहुंच जाए तो आप स्पॉन्सरशिप वगैरह देखेंगे। बट इमीडिएट फैमिली आपके साथ में आपकी एलिजिबल है जाने के लिए। वेयर एज जो आपकी स्पाउस हैं, वो इंटाइटल्ड हैं फॉर अ फुल टाइम वर्क। उनको कोई कैद नहीं है, किसी स्पेसिफिक वर्क परमिट को लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं फुल टाइम लीगली। और आपके बच्चे भी जो है वो स्कूल के अंदर दाखिला ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। यूएस के पब्लिक स्कूल्स में भी कर सकते हैं वो। तो ये उनके पास जो है ना सारे राइट्स हैं, और नेचुरली आपको भी इस वीज़ा के अंदर कोई अलग से स्टेटस लेने की ज़रूरत नहीं, कोई और वर्क परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने E2 वीज़ा लिया, अब आप रेडी टू स्टार्ट योर बिजनेस हैं, और आपकी वाइफ को भी कोई अलग से स्टेटस लेने की ज़रूरत नहीं है। शी ऑन दैट particular dependent visa, she can actually work full time. वेरी नाइस, वेरी नाइस। बच्चों की आपने एज लिमिट आई थिंक मेंशन की, आई जस्ट वुड लाइक टू So 21 years and below. 21 years एंड उससे अबव अगर है तो हाँ, वो फिर ऑब्वियसली आउट हो जाता है पिटिशन से, और वो फिर इंडिविजुअली तौर पे उनको करना पड़ेगा। ओके, ओके, परफेक्ट हो गया। सो आई थिंक यस, सो फार व्हेन इट कम्स टू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल सारी चीज़ें वी आर प्रीटी क्लियर विद दैट। सो अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हाउ एग्जैक्टली सुपीरियर कंसल्टिंग कैन हेल्प दोज जो इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो सुपीरियर कंसल्टिंग का क्या मेन रोल होगा इन मेकिंग देयर केस सक्सेसफुल? राइट, सो बड़ा अच्छा सवाल है ये। एंड ओवर द ईयर्स ऑब्वियसली इट हैज़ बीन मोर देन 2 decades नाउ, तो हम कर रहे हैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री में काम, और लोग जब भी आते हैं तो उनको एटलीस्ट ये पीस ऑफ माइंड होता है कि यहाँ से आपको वाकईतन काम होता हुआ नज़र आएगा। एंड ऑनेस्टी इज़ समथिंग विच इज़ आर की टू सक्सेस। सो उसके ऊपर रहते हुए हम लोगों की जो है वो उनको खदमात फराहम करते हैं। एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू E2 वीज़ा, तो नेचुरली क्योंकि हम वेल कनेक्टेड हैं, यूएस के अंदर फुटप्रिंट्स भी हैं, और जो सीनियर कंसल्टेंट हैं आदिल इस्माइल साहब, उनका बड़ा डीप इन्वॉल्वमेंट होता है बिजनेस वीज़ाज़ के केसेस के अंदर। और जाहिर है फुटप्रिंट से मुराद ये भी है कि लोगों ने देखा ही है आदिल साहब को भी यूएस आना जाना, तो एटलीस्ट उनको ये भी पीस ऑफ माइंड होता है कि ये वो कंसल्टेंट या वो लोग नहीं है जो खुद कभी यूएस नहीं गए और लोगों को भेज रहे हैं। तो एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, और हम बड़े वेल कनेक्टेड हैं वहाँ पर भी, हमारे पार्टनर्स भी हैं वहाँ पर, तो हम उनके साथ मिल करके बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है, बिजनेस प्लान से लेकर के क्लाइंट से डायरेक्टली कनेक्ट करवाना, सारी चीज़ें करना। एंड इवन वंस यू लैंड ओवर देयर, सो वी कैन एक्चुअली प्रोवाइड सम कनेक्शंस एंड रेफरेंसेस। तो ये सारी चीज़ें आपको 360 डिग्री में हेल्प मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर आपका बिजनेस प्लान बनाना है। आपको जो ये जो फंडिंग वाला काम है एक्चुअली, कि फंड्स कहाँ से कहाँ किस तरह से करने, इसका मीन्स को कैसे जस्टिफाई करना है, तो ये सारी जो हमारी खिदमत हैं ये इसके अंदर शामिल होंगी। और एट लास्ट इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाना, कि दैट इज़ द पार्ट कि जहाँ पर कुछ लोग 10 में से मैं कहूँगा कि 2 लोग जो है वो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या तैयारी की उस मैयार पर नहीं होती, तो हम उसके लिए आपको प्रॉपर्ली तैयार भी करवाएंगे, और बिलाखिर पर आपको जो है वो अपना वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू फ्रॉम A to Z। हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, सिर्फ आपने जो है वो रब्ता करना है, और हम आपके काम को इसमें तमाम वो टेक्निकल एरियाज भी कवर्ड है ना, बिकॉज उसमें मुझे आइडिया हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का एक मेन रोल प्ले होने वाला है या हो सकता है। सो आपके एंड से वो तमाम जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हों और इधर अदर जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो, बिल्कुल ऐसे, तो वो सारी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी पिटिशन को हैंडल करना, बिजनेस प्लान करना, क्योंकि इस वीज़ा में सबसे इंपॉर्टेंट है ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन। और आपका ये सबसे ज़्यादा जो लोग जहाँ पर फंस भी रहे होते हैं, जैसे हम अगेन उसी सवाल में हम इसको डाल देंगे कि लोग कहाँ पर गलती करते हैं, वो ये कि पैसा कहाँ से आ रहा है, मीन्स ऑफ अरेंजिंग योर फंड्स क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, तो नेचुरली उसको बयान नहीं कर पाना, उसको उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दे पाना। तो मुख्तलिफ एफिडेविट्स, चीज़ें लीगल जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज़ की आपको गाइडेंस मिलेगी, हर चीज़ के आपको सैम्पल्स मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स के, एक डेडिकेटेड आपको प्रोसेसिंग टीम मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जिसके अंदर मैं भी होता हूँ, आदिल साहब भी होते हैं, टीम भी होती है, यूएस के पार्टनर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये सारा एंड टू एंड हम आपको सपोर्ट जो है वो कर रहे होंगे। राइट, बट एग्जैक्टली हमने बिगनिंग में मेंशन किया कुछ कॉमनली पिटफॉल्स होता है, सो हाउ एग्जैक्टली आप लोग उन सारी चीज़ों को किस तरह से अवॉइड करते हैं, राइट, सो मेक श्योर टू कम अप विद द बेस्ट? एग्जैक्टली, so this is like when we are into the phase of preparing your case, तो naturally
क्लोज कोलैबोरेशन इज़ व्हाट वी बिलीव इन एक्चुअली, नो डाउट, राइट। क्योंकि हम अक्सर सुनते भी यही हैं कि आप फलाना कंसर्न से कोई रिफ्यूज़ होकर के आया है और उसने कहा कि सर मैंने पहले दिन साइन अप किया था, फीस पे की थी, उन्होंने 1 महीने बाद मुझे कहा मेरा केस तैयार है, मैंने भेज दिया, जब उसका रिजल्ट आया मैं रिफ्यूज़ हो चुका हूँ। तो हमें हैरत ये होती है क्योंकि हमारे पास तो बहरहाल माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से कि व्हेन यू विल थ्रो पीनट्स यू विल गेट मंकीज। तो हमारे पास तो इतनी सोफिस्टिकेटेड लोग आते हैं, तो वो तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उनको केस ना दिखाएं उनका, वो बड़े इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर जो लोग नहीं करते या जो लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, उनसे भी हमारी ये गुजारिश है कि भाई आप किसी भी कंसर्न के साथ काम कर रहे हैं, क्लोजली आपका इन्वॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कंसल्टेंट बहरहाल टेक्निकलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ कवानीन के हिसाब से, जो इमिग्रेशन के कवानीन है उसके हिसाब से तो मैनेज कर लेगा, लेकिन आपका अपना प्रोफाइल हो गया, आपकी अपनी चीज़ें हो गई, टेक्निकलिटीज़ आप खुद समझते हैं, क्योंकि जिसका प्रोफाइल है वो खुद बेहतर जानेगा। तो वो आपका एक्सपर्टीज़ का एरिया क्या है, चीज़ें क्या हैं, ये सब आपको क्लोज कोलैबोरेशन के साथ करना चाहिए। तो हमारा की टू सक्सेस यही है कि हम जब केस को तैयार कर रहे हैं तो क्लाइंट के साथ मिल करके काम करें। ऑब्वियसली दो हेड्स जब मिल करके काम करते हैं तो सक्सेस के चांसेस ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी फॉलो। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम जिस तरह से आउटस्टैंड कर रहे हैं वो ये है कि सीनियर कंसल्टेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है हर केस के अंदर। कि ऐसा नहीं है कि आज आपने मुलाकात की या आपने उनको देखा तो आप उनके ब्रांड नेम पर अब आप आ रहे हैं तो उनकी फिर आपको कोई झलक ही देखने को नहीं मिल रही, या आप सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के हाथों में ही घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पर। आपकी डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्ट डीलिंग है, और हमारे जितने भी टेस्टिमोनियल्स भी होते हैं उन सब के अंदर आपको एक चीज़ बड़ी कॉमन नजर आती है। लोग कहते हैं कि यार हाँ आदिल साहब से हमारा डायरेक्ट रब्ता होता था। तो कोई फायर वॉल नहीं है एक्चुअली। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये है कि मैार बहुत ऊपर चला जाता है। किसी जगह पर अगर किसी टीम मेंबर ने कोई ह्यूमन एरर भी कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर फरिश्ता तो कोई नहीं है, इंसान ही होते हैं। अच्छे इदारे की निशानी ये होती है कि वो अच्छे से अच्छे के लिए कोशिश करते हैं। कहीं पे कोई गलती भी हो जाए तो आप डायरेक्टली सीनियर से बात कर सकते हैं कि सर ये मुझे ठीक करवा के दिया जाए, देन एंड देयर उस चीज़ पे काम होगा। सो दिस इज हाउ वी मेंटेन अ वेरी हाई सक्सेस रेट, एंड दिस इज हाउ वी मेक श्योर कि हम जितना मिनिमाइज करके, जितना कम से कम उसको एरर फ्री करके भेज सकें, तभी हमारे सक्सेस के चांसेस जो है वो एनहांस होते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की एंड आपने बोथ हैंड्स को कवर किया। दैट इज़ कि एक तो जो क्लाइंट है उससे भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, एंड लाइकवाइज आप लोगों को एज अ कंसल्टेंट आप लोगों को भी एक उस तरह की इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, बिकॉज बोथ हैंड से इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो केस प्रॉब्ली उतना स्ट्रॉन्ग बन के सामने पेश होगा। बिल्कुल ऐसे ही, इजंट इट? एग्जैक्टली, परफेक्ट हो गया। सो आई बिलीव सो कि आप लोगों की ओवरऑल जो भी मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चंस हैं, होपफुली हमने उनको फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड कवर करने की कोशिश की है। सुपीरियर कंसल्टिंग को कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? राइट, बड़ा आसान है कांटेक्ट करना। हमारे सब आसानी से बताना है ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं एग्जैक्टली, तो सिंपल है। हमारी वेबसाइट www.superiorimmigration.com, इस पर लॉग ऑन करके तमाम तरह तफसीलात हमसे रब्ता करने की मिल जाएंगी। ऑफिस इन कराची, हम आप रब्ते में आ सकते हैं, एंड वी हैव आवर ऑफिस इन दुबई एज वेल। तो वहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं, खासतौर पर मिडल ईस्ट के क्लाइंट्स हो गए या पाकिस्तान से बाहर जो भी हैं, वो मेनली हमारा दुबई ऑफिस हैंडल कर रहा होता है, एंड मैं भी वहीं पर ज़्यादातर होता हूँ अवेलेबल। तो वहाँ से भी रुजू किया जा सकता है, एंड देन वील बी डेफिनेटली हैप्पी टू आपके अमेरिकन ड्रीम को हम रियलिटी में तब्दील करें। Exactly, inshallah, and thank you very much, Abu Bakr. Definitely, it's pleasure to have you all the way from UAE, all the way from Dubai, as he has just mentioned कि ज़्यादातर अबू बकर दुबई में ही होते हैं, और वहाँ की ओवरऑल जो भी मैनेजमेंट है, इज़ एक्चुअली डायरेक्टर ऑपरेशन। सो ओवरऑल जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल दिस, एंड आपने इस पूरे इतने कॉम्प्लेक्स वीज़ा को इतना ईजी करके एक्सप्लेन किया। सो आई एम श्योर एंड प्रीटी श्योर कि हमारे लिसनर्स के लिए भी एक बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉन्टैक्ट ऑनवर्ड्स, एंड लेट्स सी कि आप लोग फर्दर कब और कितना अर्ली हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अबू बकर वंस अगेन, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। इट्स द ओनली फर्स्ट एपिसोड सो फार, एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे जो बाकी फर्दर एपिसोड्स हैं, बिकॉज विल बी हैविंग ऑल टुगेदर 5 different episodes and the series all the way. So just stay with us, because in the coming episodes we'll be having special guests further. Thank you very much.